नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्य। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी कविता 8वीं अपनी गंध नहीं बेचूंगा इसका स्वाध्याय देखने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कविता 8वीं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये जो कविता है इस पर जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। तो पद्यांश क्रमांक पहला, पृष्ठ क्रमांक 80, वहां पर देखिए पद्यांश क्रमांक पहला जो है वो किताब निकालिए और देखिए पृष्ठ क्रमांक 80 पर क्या है पद्यांश, कौन सा है। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे उपवन बिक जाए, चाहे सो फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोमपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी सौगंध नहीं बेचूंगा। छात्रों, ये जो परिच्छेद है पद्यांश, इस पर आपको कुछ कठिन शब्दार्थ हैं वो देखने हैं। गंध, गंध का मतलब होता है फूल की सुगंध। कोमपल मतलब पेड़ के नए पत्ते, पेड़ की नई कोमल पत्ती जो होती है वो। अरुणाई मतलब लालिमा। चौकी मतलब पहरा, हक अधिकार, नोचना झटके से उखाड़ना तोड़ना। पंखुड़ी मतलब फूल की पत्ती, पुष्पदल। मंडराना किसी के आसपास चक्कर काटना। मोल लगाना मतलब कीमत लगाना। संस्कार मतलब पवित्रीकरण, व्यवस्था, शुद्धि। सौगंध मतलब कसम, सौगंध का मतलब कसम। छात्रों, इस परिचित पर आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो कृति पहली है आकलन कृति, सूची बनाइए। क्या सूची बनानी है? इनका फूल से संबंध। इस परिच्छेद में, इस पद्यांश में किसका किसका फूल से संबंध आया है, फूल ने किससे संबंध जोड़ा है, वो आपको सूची बनानी है। तो देखिए उत्तर कौन सा इधर परिच्छेद में ढूंढिए। हाँ, फूल का संबंध आया उपवन मतलब बगिया, बगीचा। दूसरा डाली, तीसरा कोमपल और चौथा कांटे। फूल का इनसे संबंध आया है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। फूल को परवाह नहीं है कि इनके बिकने की, किनके बिकने की परवाह नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया है, 100 फागुनों के बिकने की, 100 फागुनों के बिकने की परवाह नहीं है। उसी तरह से और किनके बिकने की परवाह नहीं है। उत्तर में क्या दिया यहां पर, फूल को परवाह नहीं है इनके बिकने की, सभी फूलों के बिकने की परवाह नहीं है, सभी उपवनों के बिकने की परवाह नहीं है। जो सब उपवन है, बगिया है, वो बिक गया तो भी कोई परवाह नहीं है। 100 फागुनों के बिकने की परवाह नहीं है। प्रश्न दूसरा में दूसरा प्रश्न है, क्या है वो, फूल कृतज्ञ है मतलब एहसानमंद। इनका, किनका एहसानमंद है? एक उदाहरण दिया है काटोन का। उसी तरह से किनका एहसानमंद, जरा देखिए, फूल कृतज्ञ है इनका। डाली का, उन्होंने गोदी में खिलाया। कोमपल का, उन्होंने अरुणाई दी। इनका एहसानमंद है, उनका कृतज्ञ है। तीसरा प्रश्न दूसरे का, वो है इन्होंने फूल के लिए एक किया। डाली ने क्या किया, कोमपल ने क्या किया, क्यों कृतज्ञ हैं? दूसरे प्रश्न पर यह तीसरा प्रश्न आधारित है, खाली शब्द बदल है। तो देखिए, इन्होंने फूल के लिए एक किया, डाली ने अपनी गोद में खिलाया, कोमपल ने अरुणाई मतलब लालिमा दी है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, उत्तर लिखिए। कृति दूसरी उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, फूल सौगंध मतलब कसम न बेचने की बात इन्हें संबोधित करते हुए कहता है। किन्हें संबोधित
करते हुए कहता है, जरा उत्तर देखिए, अपने ऊपर मंडराने वालों और अपना मोल लगाने वालों को फूल सौगंध न बेचने की बात संबोधित करते हुए कहता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न दूसरा? फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार इन्हें है। फूल के मतानुसार कौन पहले फूल को तोड़ सकता है, किसे अधिकार है? देखिए उत्तर, फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोम्पल और कांटों को है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, मतलब अगला प्रश्न, कारण लिखिए। पहला प्रश्न है, उसका कारण लिखना है, फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। क्यों? क्या कारण है? कारण यह है, अपनी गंध न बेचने की सौगंध फूल का संस्कार बन गई है, इसलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। दूसरा कारण लिखना है, कौन सा कारण लिखना है दूसरा? फूल डाली कोम्पल और कांटों को स्वयं को नोचने तोड़ने का अधिकार देता है। क्यों देता है? इसका कारण लिखना है। तो ये कारण ये है, फूल डाली कोम्पल और कांटों का कृतज्ञ है, एहसानमंद है, इसलिए वो इन्हें अपने आप को नोचने तोड़ने का अधिकार देता है। प्रश्न तीसरा, दूसरी कृति में प्रश्न तीसरा है, उत्तर लिखिए। पद्यांश में आया है ओ, एक भारतीय महीने का नाम, जो पद्यांश में आया है, जो मराठी महीना है उसका नाम आया है, कौन सा है? फागुन। कौन सा नाम आया है? जरा देखिए, एक भारतीय महीने का नाम फागुन। दूसरा प्रश्न है, एक प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र, पुराणों में वो नाम आया है, उसका नाम रेखा से जोड़ा जाता है, वो चरित्र कौन सा है? एक प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र जिसके नाम के साथ रेखा शब्द जोड़कर उदाहरण दिया जाता है हमेशा, तो कौन सा चरित्र है? देखिए उत्तर में, एक प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र जिसके नाम के साथ रेखा शब्द जोड़कर उदाहरण दिया जाता है, वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब राम के भाई, रामायण में जो राम थे उनके भाई लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण। और उदाहरण दिया जाता है लक्ष्मण रेखा या लक्ष्मण रेखा, ऐसा कहा जाता है। तो ये लक्ष्मण पौराणिक चरित्र है। अगला तीसरा प्रश्न है, फूलों के बगीचे में फूलों के पौधे लगाने और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की पत्नी, उसे क्या कहते हैं? क्या नाम है उनका? देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरे को उत्तर, फूलों के बगीचे में फूलों के पौधे लगाने और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की पत्नी का नाम है मालिन। उसे मालिन कहते हैं, नाम बोल तो उसे मालिन कहते हैं। चौथा प्रश्न यह है, फूलों की महक के अर्थ में प्रयुक्त शब्द, फूलों की जो महक है ना, उसके अर्थ में प्रयुक्त शब्द है, कौन से है? जरा देखिए, ढूंढिए। फूलों के महक के अर्थ में प्रयुक्त शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है पद्यांश में? गंध। गंध मतलब सुगंध। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, सरल अर्थ या भावार्थ, उपयुक्त पद्यांश का सरल भावार्थ लिखिए। यह आपको प्रश्न दिया हुआ है। छात्रों, प्रस्तुत कविता जो है या पद्यांश में फूल के माध्यम से कवि कहता है कि मनुष्य को स्वाभिमानी होना चाहिए। ये उदाहरण के तौर पर आपको यहां उत्तर दिया है, आप आपके मन से भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन फूल के इस कविता के आधार पर ही हो। स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, पर वो किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहता है। वो कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाएं, केवल फूल ही नहीं है, वे उपवन भी बिक जाएं जहां सारे फूल उत्पन्न होते हैं। बगिया सारी बाहर क्यों न बिक जाएं, पर वो अपनी सुगंध को, जिसे वो अपना स्वाभिमान मानता है, किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटना मिट जाता है पर उस पर आंच नहीं आने देता, उसी तरह यह फूल भी अपनी सुगंध की रक्षा के लिए प्रतिबंध है। फूल कहता है
कि पौधे की जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया था, जिन कोमल ने उसे लालिमा प्रदान की थी दी थी, और जिन कांटों ने लक्ष्मण की तरह पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया था, उन्हें वो कभी नहीं भूल सकता। उनका वो ऋणी है और उस पर पहला अधिकार उन्हीं का है। वे चाहे उसे तोड़े नोचे, वो उफ तक नहीं करेगा। वो कहता है कि वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी। वो चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाने वालों और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को बेचने की जो सौगंध खाई है, सुगंध को न बेचने की जो सौगंध खाई है, वो उसका संस्कार बन गई है और वो उसका सौदा कभी नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वो अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। छात्रों, पद्यांश क्रमांक दूसरा। पद्यांश कहाँ है दूसरा? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 पर ही है। देखिए कौन सा है पद्यांश। इस पर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश पढ़ना है, उसे समझ लेना है और उस पर जो कृतियां दी हैं उसे हल करना है। पद्यांश क्या कहता है? मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भौरों के सूर सरगम पतझारों का रोना धोना मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया सय से वो अनुबंध मतलब प्रतिबंध, नहीं बेचूंगा अपनी गंध नहीं बेचूंगा। छात्रों, इस परिचित पर, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। मौसम का मतलब काल, समय, ऋतु। दाता यानी कि देने वाला। सुर यानी कि स्वर, आवाज। पतझारो वो ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, उसे कहते हैं शिशिर ऋतु। पिचकारी से होली के समय एक दूसरे के अंग पर कलर रंग फेंकते हैं। ओ नीलाम मतलब बिक्री का, कोई चीज अगर आपको बेचनी है तो बिक्री का एक ढंग है, बेचने का एक ढंग है, जिसमें वस्तु उपस्थित खरीदारों में से, जो खरीदार है वस्तु के लिए, उनमें से सबसे अधिक मूल्य देने वाले को बेच दी जाती है, उसे कहते हैं नीलामी। अनुबंध मतलब प्रतिज्ञा पत्र, समझौता। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कृतियां आपको हल करनी है। तो कृतियां ये आकलन कृति है पहली। क्या प्रश्न है? आकृति पूर्ण कीजिए। मौसम की विशेषता, मौसम की क्या विशेषता है जरा देखिए। मौसम आता है जाता है, ये उसकी विशेषता है। दूसरा प्रश्न है इनके गुण। दाता, इसके क्या गुण है? दाता जो होते हैं उनके क्या गुण होते हैं? और जो खाता है उनके क्या गुण होते हैं? तो उनके गुण होते हैं, दाता देता है, खाता खाता है। अगला प्रश्न छात्रों, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बोली बोलकर वस्तु को बेचने का ढंग, उसके लिए क्या कहते हैं? नीलामी। क्या कहते हैं? नीलामी। एक शब्द में उत्तर लिखना है। देखिए, बोली बोलकर वस्तु को बेचने का ढंग, उसे कहते हैं नीलामी। ये नीलामी हो गया उसका उत्तर। अगला प्रश्न है पानी खींचकर बाहर फेंकने का छोटे छोटे छेद वाला एक प्रसिद्ध पोला यंत्र क्या कहते हैं उसे? पिचकारी। क्या कहते हैं जरा देखिए यहां पर। दूसरा प्रश्न में दूसरा, पानी खींचकर बाहर फेंकने का छोटे छोटे छेद वाला एक प्रसिद्ध पोला यंत्र पिचकारी। तीसरा प्रश्न छात्रों वो है दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति से स्पष्ट होने वाला अर्थ लिखिए। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या स्पष्ट होता है? वो यह स्पष्ट होता है, फूल को केवल अपने स्वाभिमान से मतलब है। उसे किसी चीज को पाने अथवा खो जाने की चिंता नहीं है। जो मिलना होगा मिलेगा, जो नुकसान होगा उसे उसकी चिंता नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है। कृति क्रमांक दूसरी, कारण लिखिए। आकलन कृति है, कारण लिखिए। पहला प्रश्न कारण के लिए, फूल को मौसम से कुछ लेना देना नहीं है।
क्यों नहीं है? उत्तर ये है, कारण ये है, फूल को मौसम से कुछ लेना देना नहीं है, उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कैसा भी मौसम हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कारण लिखना है, कौन सा? देखिए दूसरा प्रश्न, पिचकारी का जादू टोना फूल पर कोई अंतर नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्या कारण है? बस कारण ये, दूसरा कारण देखिए, पहले में दूसरा कारण, पिचकारी का जादू टोना फूल पर कोई अंतर नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि फूल को कृत्रिम फुहारों की कामना नहीं है। पिचकारी से ऊपर से कृत्रिम फुहारे डाले जाते हैं, पानी छोड़ा जाता है, उसकी कामना नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए पिचकारी का जादू टोना फूल पर कोई अंतर असर नहीं लाएगा। प्रश्न है दूसरा, दो प्रश्न ऐसे बनाइए जिनके उत्तर ये शब्द हो। कौन से? पहला अनुबंध। दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। निम्नलिखित शब्द कौन सा है? पहला अनुबंध। ऐसा प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर अनुबंध ये होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न ऐसा बनाओ जिसका उत्तर पतझारों का ये होना जरूरी है। तो कैसा होगा प्रश्न, जरा देखिए। फूल क्या नहीं तोड़ेगा? अनुबंध नहीं तोड़ेगा। तो आपको अनुबंध ये लिखना नहीं है, खाली फूल क्या नहीं तोड़ेगा, इसका उत्तर आता अनुबंध। बस प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा, रोना धोना किसका है? रोना धोना किसका है? पतझारों का। हो गया प्रश्न। यह प्रश्न निर्माण करना ही आपका उत्तर है। अगली कृति है छात्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। फूल के लिए ये दोनों एक जैसे हैं। फूल के लिए दोनों कौन से एक जैसे हैं? ये दोनों भौरों के कोमल सुर सरगम और पतझारों का रोना धोना, ये दोनों भी एक जैसे। एक सुरगम गाता है, भौरा आसपास मंडराता है तो वो गाना सुनाता है, और ये पतझार जो होती हैं तो पेड़ों का रोना धोना, दोनों में कोई फर्क नहीं। अच्छा हो बुरा हो तो भी, गाना सुनाओ अच्छा तो भी कोई परिणाम नहीं, और कोई रो रहा है तो भी कोई परिणाम नहीं। कृति क्रमांक तीसरी है सरल भावार्थ। सरल अर्थ या भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का सरल अर्थ लिखिए या प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखिए, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आपको लिखना है उत्तर। यहां उदाहरण के तौर पर दिया उत्तर, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन इस कविता पर आधारित ही हो। उत्तर, फूल कहता है कि मैंने अपनी गंध मतलब स्वाभिमान न बेचने के बारे में अपने आप से समझौता यानी दृढ़ संकल्प किया है। अब फूल अपने संकल्प पर दृढ़ है, इसलिए उसे मौसम की कोई परवाह नहीं है। जैसी स्थिति सामने आएगी उसे स्वीकार करने के लिए वो तैयार है, उसके पल्ले अच्छी स्थिति आए या बुरी, इसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। स्वाभिमानी मनुष्य भी अपने स्वाभिमान के विरुद्ध कभी कोई समझौता नहीं करता। परिस्थिति कैसी भी हो उसकी उसे कोई चिंता नहीं रहती, लाभ हो या हानि उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। पद्यांश में फूल को इस बात की परवाह नहीं है कि वो खिला हुआ रहे और भंवरे उस पर गुंजार करते रहे, अथवा पतझड़ के समय उसे कुमला जाना पड़े मतलब मुरझा जाना पड़े, और कृत्रिम फुहारों से उसमें ताजगी लाने की कोशिश की जाए। स्वाभिमानी मनुष्य भी इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे सुख सुविधाएं मिले अथवा ठोकरें खानी पड़े और लोग उसे ढाढ़स बंधाए। उसे केवल अपने स्वाभिमान की चिंता होती है। जिस तरह फूल अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होता, उसी प्रकार स्वाभिमानी मनुष्य भी पैसे के लालच में आकर अपने स्वाभिमान का कभी सौदा नहीं करता। छात्रों, पद्यांश क्रमांक तीसरा कहाँ है? पद्यांश क्रमांक तीसरा पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 पर ही है। इस पद्यांश पर प्रश्न होगा आपको, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यही परिचित पर, इसी पद्यांश पर आधारित आपको कुछ कृतियां हल करनी है। तो देखते हैं पद्यांश, आप किताब में देखिए, किताब में पढ़िए। पद्यांश क्रमांक तीसरा, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी मतलब संग, पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी।
उस दिन ये मंडी समझेगी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। मन ने तन पर लगा दिया, जो ओ प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। अंत, अंत का यहां पर अर्थ होता है मृत्यु, मौत। झरना मतलब गिर जाना। भूल चूक मतलब गलतियां। मंडी, मंडी का अर्थ होता है बाजार, खरीद फरोख्त जहां होता है वो स्थान। खुददारी मतलब आत्मसम्मान, स्वाभिमान। प्रतिबंधक मतलब होता है रोक। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कृतियां हमें हल करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए। कृति पहली है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। अंत का पता होने पर भी फूल की अभिलाषा मतलब इच्छा, तमन्ना, कामना क्या है? अंत कैसा होगा पता है फूल को, तो भी उसकी इच्छा है, कामना है। कौन सी? जरा देखिए, ये उत्तर है। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा, मरने के पहले एक के घर जाने की इच्छा है, अभिलाषा है। भूल चूक के लिए माफी मांगने की इच्छा है। प्रश्न दूसरा, दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला, मनने। ऐसा प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर मनने, ये आना चाहिए, पद्यांश पर आधारित होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ऐसा बनाइए जिसका उत्तर पवन के, ये होना चाहिए। तो अब यहां प्रश्न कैसा होगा? तन पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? अब पद्यांश की अंतिम जो पंक्ति है वो देखिए, मन के तन पर लगा दिया, जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। तो अर्थात आपको क्या लिखना है? मन के तन पर। तो तन पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? मन ने। दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर पवन के होना चाहिए, तो कैसा होगा प्रश्न? फूल एक एक के घर किसके साथ जाएगा? आप पद्यांश की दूसरी पंक्ति देखिए, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। किसके साथ? फूल एक एक के घर किसके साथ जाएगा? परिसंग लिखा है। तो ऐसा प्रश्न आपको खाली निर्माण करना है। अगला प्रश्न लिखिए, फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है। बिक जाने से क्या अच्छा लगता है फूल को? मर जाना। क्या अच्छा लगता है? देखिए, फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता, अच्छा लगता है क्या? मर जाना अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न है, फूल झर जाना चाहता है, क्यों, कैसे? फूल झर जाना चाहता है, कहां? फूल झर जाना चाहता है अपनी माटी में, यानी कि मिट्टी में। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। फूल इस तरह झर जाएगा। किस तरह झर जाएगा? देखिए उत्तर नीचे, पंखुरी पंखुरी गिर कर झर जाएगा। आपको पंखुरी पंखुरी गिर कर ऐसा लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भूल चूक की माफी ये लेगी, कौन? फूल की गंध कुमारी लेगी। तीसरा प्रश्न है, तब मंडी ये समझेगी, तब मंडी क्या समझेगी? खुददारी किसको कहते ये समझेगी। और इसको इसका अंत पता है। किसको अंत पता है? किसका? फूल को अपना अंत पता है। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, प्रस्तुत पद्यांश का सरल अर्थ लिखिए या प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखिए, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो यहां उदाहरण के तौर पर उत्तर दिया है, देखते हैं उत्तर। फूल कहता है कि उसे अपने बारे में अच्छी तरह मालूम है कि एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। एक दिन वो झर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी वो अपने स्वाभिमान को क्यों बेचे? स्वाभिमान बेचने से तो अच्छा है मर जाना। फूल फूल के इस कथन से मनुष्य को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन नाशशील है। एक न एक दिन तो इस संसार को छोड़कर जाना ही है, फिर अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान क्यों बेचा जाए? मनुष्य को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। स्वाभिमानी मनुष्य की खुददारी दुनिया देखती है,
पर अपने स्वाभिमान का सौदा करने वाला मनुष्य जीते जी मृतक के समान हो जाता है, इसलिए ये अपनी गंध नहीं बेचना चाहता है। छात्रों, एक अंतिम प्रश्न, अंतिम कृति है। ये जो कविता है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इस कविता से, इस रचना से हमें क्या प्रेरणा मिली है, हमें कौन सा संदेश मिला है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं या उदाहरण दिया है आपको उत्तर। प्रस्तुत रचना से यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी थाती होती है, मतलब धरोहर, अमानत। हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान ही रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े, तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है। विद्यार्थी अपनी पसंदीदा पंक्ति लिखे, वो अपने मन से अपने विचार लिख सकते। छात्रों, यहाँ पर ये कृति स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।